हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। कल हम लोगों ने इस बैच की शुरुआत करी है, साथ में जो सिलेक्शन बैच 1 और 2 वाले जो स्टूडेंट हैं, आपकी एंशंट हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। कल की क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया था। ओवरऑल अगर कल की क्लास का हम लोग रिव्यू देखें टाइमलाइन के बेसिस पर, तो हम लोगों ने कल क्लास में 30,000 बिफोर क्राइस्ट से 1300 बिफोर क्राइस्ट तक कवर कर लिया था। ठीक है, ये पूरा टाइमलाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार हुआ, किस तरीके से यहां पे लोग खेती करते थे, क्या क्या हमें चीजें मिली हुई हैं, कौन कौन से शहर किस किस चीजों के लिए जाने जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डॉकयार्ड किस जगह को बनाकर रखते थे। ये सारी चीजें हमें पता लगी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरीके से बसी थी, और आखिरकार कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वो सभ्यता खत्म भी हो गई। हालांकि ये सभ्यता खत्म हुई होगी प्राकृतिक त्रासदी की वजह से, जैसे कि भूकंप हो गया या बाढ़ हो गई, इस वजह से खत्म हुई होगी। अब आज की क्लास में उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, मतलब हम लोग जीरो टाइमलाइन की तरफ आ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि इसको वैदिक पीरियड क्यों बोला जाता है। पीरियड का मतलब है टाइमलाइन, और वैदिक का मतलब है वेदों से, मतलब इतिहास का एक ऐसा टाइमलाइन जिसके बीच में वेदों की रचना करी गई है। टोटल जो हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये जो चारों वेद हैं ये इसी टाइमलाइन में लिखे गए हैं। अब इसको भी पढ़ने के लिए हम लोग 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। मेरी आवाज तो आप सभी तक आ रही है? Am I properly audible to all? ओके। अब इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इस टाइमलाइन को। कैसे? एक जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में 4 में से 1 वेद लिखा गया है, और लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेद लिखे गए हैं। बात आ रही है समझ? ओके, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कल भी बोला था कि एंशिएंट हिस्ट्री से आसान कोई भी हिस्ट्री नहीं है, ना ही मेडिवल है ना ही मॉडर्न है। एंशिएंट हिस्ट्री की खास बात ही यही है कि इसमें आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। आप गूगल कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको वैसा का वैसा ही ये मिलेगा। चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे हैं। उसका कारण यह है कि इतना प्राचीन इतिहास है कि इतने सारे एविडेंसेस ही हमें नहीं मिले हैं, और जब एविडेंसेस ही हमें ज्यादा नहीं मिले हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम बात किस बारे में कर पाएंगे कंपैरेटिवली मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वैदिक पीरियड उसे बोलते हैं उस काल को इतिहास के जिसमें वेदों की रचना करी गई है। ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों इस टाइमलाइन में लिखे गए हैं। इसको भी हमने 2 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। पहला जो कि अर्ली वैदिक पीरियड कहलाता है, इसका टाइमलाइन 1500 से लेकर 1200 बिफोर क्राइस्ट तक है। ठीक है, कल हम लोग लगभग 1300 बिफोर क्राइस्ट तक पहुंच गए थे। नियोलिथिक पीरियड में देखिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि नियोलिथिक पीरियड 1300 बिफोर क्राइस्ट तक खत्म हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग वहीं पर हैं। 1500 से लेकर 1200 बिफोर क्राइस्ट तक, ये जो 300 सालों का टाइम पीरियड है, इसको अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। और इसमें हमारा एक वेद लिखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। उसके बाद 1100 से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमने बाकी के 3 वेद लिखे हुए हैं। और ये कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया यजुर्वेद, एक हो गया सामवेद, और तीसरा हो गया अथर्ववेद। कौन सा हो गया? अथर्ववेद। ठीक है, अब अर्ली और वैदिक लेटर पीरियड में बहुत बड़ा एक अंतर है जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमने इस अंतर को समझ लिया तो बस हमारा वैदिक पीरियड लगभग लगभग कवर है। बट उस पर भी आने से पहले हम यह समझेंगे कि आखिर ये वेद लिखे किसके द्वारा गए हुए हैं। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेवपयन। क्या नाम था? कृष्णदेवपयन। इनके ही द्वारा महाभारत की रचना करी गई है। इन्होंने ही वेदों की भी रचना करी है, और इन्होंने ही पुराणों की भी रचना करी हुई है। तो क्योंकि इन्होंने वेदों की रचना करी हुई है, तो इन्हीं को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
वैसे इनका नाम है व्यास और इन्हीं का नाम है कृष्ण देवपायन, ठीक है। लेकिन क्योंकि वेदों की रचना करी है, इस वजह से वेद व्यास के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जितने भी टेक्स्ट ये इन्होंने लिखे हुए हैं, ये सब इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये जितने भी वेद और उपनिषद हमें मिले हैं ना आज की डेट में, ये सब संस्कृत भाषा में ही है। इसके अलावा अगर हम इस टाइम पर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को अपने देखें, जैसे कि कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत में किस तरीके से, आपने देखा ना कि यहां पर उत्तर भारत में ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली थी। प्लस आपने देखा वेस्टर्न यूपी मेरठ से लेकर बलूचिस्तान तक, यहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली थी। ऐसे इस डायमंड शेप में फैली हुई थी इंडस वैली। अब बात करते हैं इंडो आर्यन माइग्रेशन किसको बोलते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई और जब त्रासदी खत्म हो गई, चाहे भूकंप आया हो, चाहे बाढ़ आई हो सिंधु नदी में, कोई भी रीजन रहा हो, खत्म हो जाने के कई वर्षों के बाद कुछ लोग भारत में आए। कहां से? हो सकता है ये लोग सेंट्रल एशिया रीजन से आए हों, जहां पर आज की डेट में कजाकिस्तान वाला है रीजन, ठीक है। चाहे ये लोग वहां से आए हों और चाहे ये लोग यूरेशिया वाले रीजन से आए हों, मतलब रशिया वाले रीजन से ऊपर से आए हों। ये इस बारे में आज की डेट तक कहीं ना कहीं बहस का सब्जेक्ट ये चलता है। कई लोग बोलते हैं हो सकता है ये लोग रशिया वाले रीजन से आए हों, कुछ लोग बोलते हैं और ऊपर से हो सकता है आए हों आर्कटिक रीजन से, और कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया से ही आए थे। ये लोग जब भारत में आए तो इनकी खास बात थी दो बातें। एक तो इनकी भाषा और दूसरा इनका कॉम्प्लेक्शन। इनका कॉम्प्लेक्शन गोरा था, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग थे, और इनकी भाषा थी संस्कृत। और जब ये लोग भारत में आए तो इन्होंने अपने आप को आर्य कहा। क्या कहा? आर्य। एक तरीके से आप बोल सकते हो एक जनजाति थी आर्य नाम की, जो कि भारत में आकर उत्तर भारत में इस पूरे क्षेत्र में रहने लगी, और इसी पूरे क्षेत्र में इनकी बसावट फैल गई। और इन लोगों ने अपने आप को क्या बोला? आर्य बोला। आर्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? अंग्रेजी में इसका मतलब होता है सुपीरियर। सुपीरियर। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेष्ठ। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब सर्वोपरि, सबसे ऊपर। अब इन्होंने अपने आप को आर्य क्यों बोला? शायद कॉम्प्लेक्शन की वजह से बोला होगा, शायद इनकी भाषा की वजह से बोला होगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में संस्कृत भाषा के प्रभाव की वजह से इवन यूरोप रीजन में भी संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत है यह केवल इंडो भाषा नहीं है, संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा कहलाती है। नाउ यू कैन इमेजिन कि संस्कृत को इंडो यूरोपियन भाषा क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यूरोप में भी संस्कृत चला करती थी। एक बात खुद बताइए, जरा सोच कर देखिए, आर्य, ये तो 100% है कि आर्य भारत में ही नहीं जन्मे हैं, ये भारत के बाहर से आए थे, माइग्रेट इन्होंने किया है। अब चाहे ये रशिया वाले रीजन से आए हों, चाहे ये सेंट्रल एशिया से आए हों, और चाहे आर्कटिक रीजन नॉर्थ पोल से आए हों, कहीं से भी आए हों, लेकिन ये संस्कृत भाषा तो जानते थे ना। ये बात ये रिप्रेजेंट करती है कि संस्कृत केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, संस्कृत यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक कहीं ना कहीं प्रचलन में थी। लोग यूरोप तक भी संस्कृत को जानते थे, और यही कारण है कि संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोला जाता है, केवल इंडो लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये आर्य आकर उत्तर भारत में रुके, और क्योंकि उत्तर भारत में मेनली ये 7 नदियां बहती हैं, तो क्योंकि ये 7 नदियों वाले क्षेत्र में आकर बसे, इस वजह से भारत का एक नया नाम पड़ा, जिसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोला जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश। यह भी एक भारत का नाम है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारा देश दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके 16 से 17 नाम हैं। दुनिया में किसी और दूसरे देश के इतने नाम ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में दूसरे किसी और देश के पास इतना पुराना अपना इतिहास ही नहीं है जितना पुराना इतिहास हमारा है। यह सप्त सैंधव प्रदेश इस वजह से भारत का नाम पड़ा क्योंकि यह 7 नदियों का प्रदेश है, 7 नदियों की जमीन है। और ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि, और कल हमने 3 नामों के बारे में चर्चा करी थी, आपको याद होगा। इंडिया हमें पता ही है, भारत हमें पता ही है,
हिंदुस्तान हमें पता है, कल मैंने आपको हिंदुस्तान की कहानी बताई थी कि सा को हा बोलने की वजह से हिंदुस्तान बोलते हैं। इसी तरीके से भारत का नाम प्राचीन काल में जंबो द्वीप भी हुआ करता था। ये जितने भी ग्रीक्स थे, इन्होंने भारत को जंबो द्वीप बोला। जंबो का मतलब होता है विशालकाय, बहुत बड़ा। तो भारत अपने आप में एक कॉन्टिनेंट की तरह उस टाइम पर हुआ करता था, इस वजह से इसको जंबो द्वीप भी बोला गया है। अब ये जो सप्त सैंधव लैंड है, यहां पर 7 नदियां कौन कौन सी हैं? यहां पर ये जो 7 नदियां हैं, इसमें से पहली तो सिंधु ही है, जो कि मेन नदी है, यहां पर सिंधु नदी बहती है। इसको ग्रीक्स लोगों ने इंडस बोला। दूसरी, आज की डेट में जो ब्यास नदी है, जो सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, इसको प्राचीन काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो झेलम नदी है, यह भी इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, इसको वितास्ता के नाम से जाना जाता था। रावी नदी है, यह भी झेलम की ट्रिब्यूटरी है, इसको पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। चिनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, इसको अशिकनी के नाम से जाना जाता था। सतलज सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, इसे शतुद्री के नाम से जाना जाता था। और सरस्वती नदी को सरस्वती तब भी बोला जाता था और आज भी इसको सरस्वती बोला जाता है। तो क्योंकि ये 7 नदियों का क्षेत्र था, आर्यन जहां पर आकर बसे थे, इस वजह से सप्त सैंधव प्रदेश इसका नाम निकल कर आया। इतनी बात सभी को क्लियर है। और जब ये भारत में आकर आर्य बसे, तो इस टाइम पर दक्षिण में भी एक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, और ये लोग क्या कहलाते थे? ये लोग द्रविड़ कहलाते थे। द्रविड़ का मतलब जानते हैं क्या होता है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। जो द्रविड़ियन है, ये भी 2 तरीके से आर्यों से अलग से। एक तो कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पर, अपने रंग के आधार पर, ये लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के हुए, काले कॉम्प्लेक्शन के हुए, और साथ में अपनी भाषा के आधार पर भी। आर्यों की भाषा जहां पर संस्कृत हुआ करती थी, इनकी भिन्न भिन्न भाषाएं थी। मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये इनकी भाषाएं हुई द्रविड़ की। दोनों में नेचर का भी डिफरेंस था। इन्होंने अपने आप को आर्य बोला ही इसलिए क्योंकि ये चाहते थे अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, लेकिन इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बोला, इनको द्रविड़ बोला गया लोगों के द्वारा, बिकॉज दे पीपल आर रियली इंटेलिजेंट। अब ये लोग कहां से आए हुए हैं? तो द्रविड़ जो हैं, इनके बारे में माना जाता है कि ये 2 रीजन से हो सकता है माइग्रेट हुए हों। एक तो हो सकता है ये सेंट्रल एशियन रीजन से आए हों, और दूसरा हो सकता है ये अफ्रीका वाले रीजन से आए हुए लोग हों। इन दोनों में नेचर का भी अंतर है। जो आर्य है, आज की भी डेट में आप देखेंगे उत्तर भारत के लोग शो ऑफ में आपको ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन दक्षिण भारत के लोग आपको शो ऑफ करते हुए नहीं दिखाई देंगे। आज भी भारत का जो पुराना कल्चर है, वो दक्षिण भारतीय लोगों ने ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इस बात को आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो एक बार दक्षिण भारत को विजिट करके आइए। चाहे आप कर्नाटका चले जाइए, केरल चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, जहां मनो आपका आप चले जाइए, आंध्रा चले जाइए। आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे आज भी हमने अपने कल्चर को ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जबकि यहां पर चीजें बहुत धूमिल हो चुकी हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में आज की डेट में वेस्टर्न कल्चर काफी डोमिनेट कर रहा है। लोगों के शौक जितने भी हैं वो सब वेस्टर्न को लेकर ही हैं। लोगों को चीजें अगर इंस्पायर कर रही हैं तो वो वेस्टर्न चीजें इंस्पायर कर रही हैं। बट दक्षिण भारत में आज भी ऐसा नहीं है। इवन इनको द्रविड़ कहा गया, इस बात की रूट पर भी अगर आप जाएं, अगर आप कॉमन सेंस से सोच कर देखें, तो भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एग्जाम्पल, इन्हें द्रविड़ कहा जा रहा है, ये इंटेलिजेंट है। आप केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में बेस्ट ब्रेन्स देख लीजिए, इसी जगह से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। आज की डेट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ये सब आपके दक्षिण भारतीय हैं। फिर चाहे हम भारत के अंदर बात करें, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वो भी यहीं से है। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कितने भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर एस सिवान से लेकर आप इसरो के मैक्सिमम चीफ देख लीजिएगा। जॉली का कहना है आप कहां से हो? मैं उत्तर भारत से ही हूं, शो ऑफ वाली नगरी से। बिल्कुल, डी गुकेश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इवन भारत में आप गूगल करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम चेस ग्रैंड मास्टर कहां से हैं, आपको तमिलनाडु मिलेगा।
सो दे पीपल आर रियली इंटेलिजेंट, दे पीपल आर रियली फोकस्ड ऑन करियर। इतनी बात क्लियर है यहां पर। तो क्योंकि आर्यन इस जमीन पर आके बसे और द्रविड़ लोगों के साथ यहां पर इनकी बसावट हुई, इसी को हम लोग इंडो आर्यन माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। इंडो आर्यन माइग्रेशन में कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कि जिस पर मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि आर्यों की मूल मातृभूमि कौन सी है, यह अपने आप में एक बहस का विषय है। आज भी कई लोग बोलते हैं अलग अलग रीजन से। मैक्स मुलर ने बोला हुआ है कि ये लोग मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, जबकि अन्य लोग सोचते हैं कि इनकी उत्पत्ति रूस की एक जनजाति के रूप में हुई होगी। जबकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला था कि आर्य हो सकता है आर्कटिक क्षेत्र से आए हो, मतलब पृथ्वी में ऊपर वाले रीजन से, नॉर्थ पोल से आए हो सकता है। वैदिक युग की शुरुआत भारत गंगा के मैदानों के आर्यन कब्जे से ही हुई थी, मतलब ये जो उत्तर भारत वाला पूरा मैदान है, यहीं पर वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई थी। आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे, जो कि अपने आप में इंडो यूरोपीय भाषा है। इन्होंने सिंधु घाटी के शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण अर्ध खानाबदोश जीवन का नेतृत्व किया। यह इंपॉर्टेंट थिंग है। भले ही सिंधु घाटी सभ्यता इससे पुरानी हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्यादा शहरी कल्चर को एडॉप्ट करके चलते थे। मतलब आप बोल सकते हो वहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा था। कल आपने देखा ना, कल की क्लास में क्या नहीं यूज कर रहे थे वो, द ग्रेट बाथ यूज कर रहे थे, ज्वेलरी यूज कर रहे थे, कॉस्मेटिक आइटम्स यूज कर रहे थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम देखो क्या ही तबाही था एकदम। लेकिन इनके कंपैरिजन में भले ही आर्यन बाद में आए हैं, लेकिन ये इतने मॉडर्न नहीं थे। ये ग्रामीण जीवन अपना जिया करते थे, खुले क्षेत्रों में अपने टेंट वगैरह बनाकर रहा करते थे। बड़े शहरों का निर्माण इन्होंने नहीं किया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये भारत में अगर एंटर किए होंगे तो ये खैबर पास है, यहां से होकर आए होंगे। और यहां पर जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश की पहाड़ियां, जिनको पार करके आप अफगानिस्तान पहुंच जाते हो। और ऊपर ये हिंदू कुश की पहाड़ियां कहां से जाकर लगती हैं? पामीर प्लेटू से जाकर लगती है। पामीर नॉट भारत में कश्मीर के जस्ट ऊपर है पामीर नॉट, तो वहीं से हिंदू कुश की पहाड़ियां शुरू होती हैं। और इसी को पार करके आना है तो मतलब खैबर पास से आना है, तब जाकर ये लोग इस क्षेत्र में आकर बसे हुए थे। अब वैदिक पीरियड में आ जाते हैं। वैदिक में अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड अभी हम लोगों ने बात करी थी। अर्ली वैदिक पीरियड जो है, इसका टाइमलाइन क्या है? 1500 से लेकर 1200 बिफोर क्राइस्ट तक का ये जो 300 साल का टाइम पीरियड है, यह है अर्ली वैदिक पीरियड। जबकि दूसरी तरफ लेटर वैदिक पीरियड टाइमलाइन हमारा क्या है? ये 1100 से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम पीरियड है। इसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया है, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेद लिखे गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब दोनों में अंतर क्या है, इसको अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे। पहली बात तो रूल में क्या डिफरेंस था, इसके बाद देखेंगे रिलीजन में क्या डिफरेंस था, धार्मिक भेद क्या क्या हुए इन दोनों टाइमलाइन में। इसके बाद देखेंगे आर्थिक भेद क्या हुए दोनों टाइमलाइन में। और इसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे सोसाइटी डिफरेंस क्या हुए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं रूल डिफरेंस में। जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यह बहुत शांत टाइम पीरियड था। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था, यहां पर उथल पुथल मचने लगी। यहां पर कंपटीशन ने जन्म ले लिया, लोग एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लग गए। जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यहां पर राजा को राजन कहा जाता था। तभी आप पुराने महाकाव्य पढ़ेंगे तो उसमें अगर कोई संवाद लिखा होगा तो वो लिखा रहता है, कोई अगर बोल रहा है, राजा से सवाल कर रहा है, तो वो बोलता है, हे राजन, कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान करें, हे राजन। ठीक है, तो राजा को राजन बोला जाता था। जबकि यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, छोटे छोटे किंगडम बनने लगे, सब अपने छोटे छोटे साम्राज्य बनाने लगे और सब अपने आप को राजा बनाने की होड़ में लग गए। मेरी आवाज तो क्लियर है सभी को? सॉर्टेड है? सेकेंड थिंग, यहां पर जो सोशल ग्रुपिंग हुआ करती थी, यहां पर परिवार को कुल बोला जाता था। ठीक है,
ग्राम जो है यह आपका विश्व के नाम से जाना जाता था, और लोग जो है वो जन कहलाते थे। ये कौन है? पीपल है, तो ये लोग जन कहलाते थे। आज की भी डेट में आप नहीं देखते हैं, बोलते हैं तुम कितने जने आए हो, ठीक है। हाँ, तो जन का मतलब लोग, विश्व का मतलब ग्राम है, और कुल का मतलब परिवार है। जबकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन चीजों की प्राथमिकता कम होने लगी लेटर वैदिक पीरियड में, और इनकी जगह ले ली धीमे धीमे रिचुअल्स ने। अलग अलग तरीके के रिचुअल्स आने लगे, जैसे कि राजसूय आने लगा। राजसूय का मतलब है राज्याभिषेक। पहले लोगों को अर्ली वैदिक पीरियड में अपने परिवार की इंपॉर्टेंस होती थी, अपने कुल की, अपने गांव के लोगों की इंपॉर्टेंस होती थी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में लोग इस होड़ में लग गए कि उनका राज्याभिषेक होने लगे, लोग गद्दी पर बैठने लगे और अपना राज्याभिषेक कराते थे। दूसरी एक यहां पर सेरेमनी होती थी जिसको वाजपेय बोला गया है। अब वाजपेय क्या होता था मैं आपको बताऊं। वाजपेय का मतलब यह है कि जब कोई राजा गद्दी पर बैठता था तो वो अपनी रानी के साथ रथ पे बैठकर निकलता था पूरे राज्य के भ्रमण के लिए, और वहां पे जाकर वो गांव गांव में लोगों से मिलता था। कई दिनों का ये पूरा प्रोग्राम होता था, और जिसमें जाकर गांव के लोग उनका स्वागत करते थे, अपने राजा रानी से मिलते थे, और राजा उनकी समस्याओं को सुनता था। दैट इज कॉल्ड वाजपेय, ठीक है। ग्राम का मतलब विलेज है भाई, गांव, गांव जिसको बोलते हो, गांव बोल लो, गांव बोल लो, वही है विलेज। और तीसरा है अश्वमेध। अश्वमेध का नाम आपने सुना होगा। अश्वमेध एक प्रथा हुआ करती थी जिसको अश्वमेध यज्ञ भी बोला जाता था। यह कैसी प्रथा थी समझिएगा। राजा लोग अश्वमेध यज्ञ किसी खुशी के टाइम पर कराते थे, या फिर कहीं पर किसी चीज को जीत कर आए हों, किसी दूसरे प्रांत को जीत कर आए हों, तब वो अश्वमेध यज्ञ कराते थे। अश्वमेध यज्ञ की खास बात यह होती थी कि इसमें एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता था, आसपास के राज्यों के राजाओं को बुलाया जाता था, निमंत्रण दिए जाते थे, और साथ में उसके बाद एक बिगड़ैल घोड़ा होता था, उसको छोड़ा जाता था। कंसेप्ट यह कहता है जब बिगड़ैल घोड़े को छोड़ा जाता था, उसको जो काबू करता था, तो घोड़े ने उस टाइम पे जितना एरिया कवर किया होता था, उस एरिया का नाम जिसने उसे काबू किया है उसके नाम पर रख दिया जाता था। दैट इज कॉल्ड अश्वमेध यज्ञ। और उसके बाद उसी घोड़े की बलि भी दी जाती थी, तो इसी को अश्वमेध सैक्रिफाइसेस भी कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो सिमिलरली यहां पर देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में राजा को राजन बोलते थे, राजा की इंपॉर्टेंस होती थी, राजा भी अपनी प्रजा की इंपॉर्टेंस समझता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में छोटे छोटे किंगडम बन गए जिनको महाजनपद बोला गया, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लग गए। यहां पर लोगों को अपने परिवार, गांव, विश, जन, इन सभी के बारे में, विश का मतलब आप ये मान लीजिए गांव का भी एक छोटा प्रारूप आप मान लीजिए, लाइक लोगों का समूह आप मान लीजिए, इनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। लेकिन यहां पर धीमे धीमे क्या हुआ, लोग इन सेरेमनीज के चक्कर में लग गए, अपनी एक होड़ सी बन गई कि मैं अश्वमेध कराऊंगा, मैं उससे बड़ा अश्वमेध करा दूंगा, मैं उस राजा से बड़ा वाजपेय कराऊंगा, इसमें होड़ लग गई। इनकी इंपॉर्टेंस धीमे धीमे खत्म होने लगी। अर्ली वैदिक पीरियड में जनजातीय सभाओं को सभा और समिति कहा जाता था। जनजातीय राज्य जैसे भरत राज, मत्स्य, यदु, पुरु, इन सब का उल्लेख महाभारत में किया गया है, ठीक है। इन सब की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, सभाओं और समितियों का महत्व घट गया, क्योंकि सभा और समितियां जो होती थी ये आम लोगों के बीच में राजा महाराजा यहां पर करते थे। लेकिन यहां पर राजा महाराजाओं ने सभा और समितियां करना बंद कर दिया, मतलब आम लोगों से मिलना बंद कर दिया। वो केवल खास खास लोगों से मिलते थे, और आम लोगों की रीच से राजे महाराजे दूर होने लगे, उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से सोसाइटी में गैप्स उत्पन्न होने लगे। जन वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट इन ऋग वैदिक टाइम पीरियड। ध्यान रखिएगा, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऋग्वेद लिखा गया है, ठीक है। तो इस टाइम पर जो जन था ये लार्जेस्ट सोशल यूनिट हुआ करती थी। मतलब कहने का कि आप इसे सबसे बड़ी सोशल यूनिट बोल लीजिए या सबसे छोटी बोल लीजिए, बात एक ही है। अगर आपको एक बहुत बड़ा तंत्र बनाना है तो भी जन से मिलकर बनाना होगा, मतलब लोगों से मिलकर बनाना होगा। और अगर सबसे छोटी इकाई चाहिए तब तो एक व्यक्ति अपने आप में जन है ही। जन का मतलब एक व्यक्ति से है। तो यहां पर
जो जन है ये सबसे बड़ी सामाजिक इकाई होती थी, इनकी इंपॉर्टेंस थी। लोग क्या चाहते हैं, जन क्या चाहते हैं, राजा इस बात के बारे में इंपॉर्टेंस रखते थे, इस बात के बारे में कंसर्न रखते थे। राजा ये जानना चाहते थे कि उनके जन क्या चाहते हैं। लेकिन यहां पर जनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। राजा की शक्तियां बढ़ी और अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उसने अनेक यज्ञ वगैरह कराने शुरू कर दिया। तो ओवरऑल आप देख रहे हो रूल डिफरेंस में किस तरीके से चेंजेस आए ऋग वैदिक में और लेटर वैदिक में। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजन डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग थे ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे जो कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे। प्राकृतिक शक्तियों इन द सेंस जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, बिजली, इन सब की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने क्या किया, अपने अपने इष्ट बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने प्रजापति ब्रह्मा को बोला जो कि सृष्टि करता है। इसके अलावा विष्णु को कुछ लोगों ने अपना इष्ट मान लिया जिनको पालन करता बोला जाता है। और अग्नि, इंद्र, वायु, इन सब का महत्व धीमे धीमे क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर एक तरीके से आप बोल सकते हो लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने भगवान अपने अपने बनाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा हम विष्णु को मानेंगे, किसी ने कहा हम ब्रह्मा को मानेंगे। और जो नेचर इंपॉर्टेंस थी वो धीमे धीमे खत्म होने लगी, क्योंकि यहां पर हम ये चीजें डिवाइड नहीं कर सकते थे। यहां पर लोग पृथ्वी को तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम पृथ्वी की पूजा नहीं करेंगे, कि हम पृथ्वी में नहीं रहते, कि भाई हमें तो वायु नहीं मिलती है तो हम वायु की पूजा नहीं करेंगे, हम आग का यूज नहीं करेंगे इसलिए अग्नि की पूजा नहीं करेंगे। ये तो सारे नेचुरल फोर्सेस हैं, इनकी वर्शिप सब कर रहे हैं तो सब एक साथ कर रहे हैं, इसमें कोई होड़ नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया इसी वजह से कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, तुम जिनकी कर रहे हो कम श्रेष्ठ है। ये सारी चीजें, यहां पर कोई मंदिर नहीं था और मूर्ति पूजा नहीं होती थी। मूर्ति पूजा के हमें लगभग ना के बराबर साक्ष्य मिले हुए हैं। बट हां, दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो आज की डेट में कई जगह पर ऐसे शिवलिंग मिले हुए हैं जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इवन इंडोनेशियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इन्होंने इस बात की पुष्टि करी हुई है कि ये जो शिवलिंग है ये वैदिक पीरियड से भी पुराने हैं। हालांकि यहां पर इस तरीके से एविडेंसेस के रूप में, अगर हम उस टाइम के एविडेंसेस के रूप में माने तो मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हुए हैं। स्पेशली विष्णु और प्रजापति, ब्रह्मा और विष्णु के शिवलिंग की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत एक तरीके से बोल सकते हो आप करीब 30 से 36,000 या 40,000 साल पुराने भी मिले हुए हैं। लेकिन इनकी मूर्ति पूजा जो है इसके साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्रार्थना का महत्व घट गया और क्या हुआ, अनुष्ठान और यज्ञ ये अधिक जटिल हो गए। अभी तक क्या होता था, लोग वर्शिप करने पे बिलीव करते थे, पूजा करने पे, मेडिटेशन पे बिलीव करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने क्या किया, अनुष्ठान कराने शुरू कर दिए, रिचुअल्स कराने शुरू कर दिए कि हमें यह वाली पूजा करानी है, हमें वो वाली पूजा करानी है। और आप खुद सोचिए, जब अनुष्ठानों का कंपटीशन होने लगे तो दो चीजें बढ़ेंगी जिसकी वजह से जो सैक्रिफाइसेस है वो बढ़ने लगे। पशुओं की बलि दी जाने लगी अपने अपने भगवानों को खुश करने के लिए। और जब पशुओं की बलि दी जाने लगी तो जानवरों की इंपॉर्टेंस कम हो गई। और जब ये रिचुअल्स बढ़ने लगे तो ऑब्वियस सी बात है किसकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, प्रीस्टली क्लास की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब पुरोहित की डिमांड बढ़ जाएगी। जो पूजा कराने वाले जो पुरोहित हैं उनकी डिमांड से बढ़ने लगी। और जितने भी राजे महाराजे थे उन्होंने पुरोहितों को प्रेज करना शुरू किया। क्लियर है बात, पुरोहित वर्ग बहुत शक्तिशाली हो गया क्योंकि उसकी डिमांड है मार्केट में और उसने यज्ञ व अनुष्ठानों के नियम तय किए। यही कारण है कि इस काल के अंत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इन चीजों को बचाने के लिए एक तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को श्रेय दिया जाता है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म जो हैं ये अल्टीमेटली एक ही बात लगभग कहते हैं
और इनका मेन उद्देश्य मेडिटेशन के ऊपर रहता है। इनका मेन उद्देश्य अपने इष्ट मानने के ऊपर नहीं है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है और जीवन जीने के बेसिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, किसी से ईर्ष्या ना महसूस करना। ये सारे इनके बेसिक प्रिंसिपल हैं। इनका रिचुअल से कोई मतलब नहीं है। और अब प्रीस्टली क्लास धीमे धीमे शक्तिशाली हो रहा है, तो यहीं से किसको जन्म मिलेगा? वर्ण सिस्टम को जन्म मिल जाएगा यहीं से। और कितने तरीके के वर्ण हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जिसकी वजह से जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जब इनका उल्लेख किया गया था वेदों में, तो ये कर्म के आधार पर किए गए थे। लेकिन लोगों ने इसे अपने महत्व से यूज करना शुरू किया। लोगों ने इसको बॉर्न बेसिस पर स्थापित कर दिया। मतलब जब ये वर्ण सिस्टम लिखा गया तो ये लिखा गया कर्म के आधार पर, कि लोगों की कर्म के आधार पर एक कैटेगरी बनाई जाएगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने लेटर वैदिक पीरियड में इसको बॉर्न बेसिस पर अप्लाई कर दिया। सबसे पहले पुरोहितों ने यह डिसाइड किया कि हमारा बेटा भी पुरोहित होगा, क्योंकि भाई डिमांड है। पुरोहितों को राजे महाराजे बुला रहे हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करा रहे हैं, बोल रहे हैं यज्ञ कराओ, हवन कराओ, ये रिचुअल करा दो, वो करा दो। तो भाई डिमांड है ना। आज की डेट में जैसे आईएएस चाहता है कि मेरा बेटा भी आईएएस हो, डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा भी आईएएस हो। पहले ये तो देख लो वो आईएएस बनने लायक है भी कि नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, इस बात की गारंटी कैसे है? आप खुद बताइए। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब है वो ज्ञानवान जो कि डिलीवर कर सके, एक तरीके से टीचर। दैट इज कॉल्ड अ ब्राह्मण। क्षत्रिय का मतलब क्या है? वॉरियर। कर्म बेसिस पर अगर हम देखें तो क्षत्रिय किसको बोलते हैं? वॉरियर को, जो समाज को बचाने का काम करेगा, जिसका काम ही है अस्त्र शस्त्र चलाना। तीसरा है वैश्य, जो कि आर्थिक मैनेजमेंट देखेगा, जितना भी आपका इकोनॉमी है वो चलाएगा, मतलब व्यापार करेगा क्षेत्र में। जो राजे महाराजे होते थे वो जितने भी वैश्य होते थे उनको रखते थे अपने अकाउंट्स वगैरह सब मेंटेन करने के लिए। एंड इवन यहां पर क्या होता था, जो अकाउंट्स वगैरह होते थे उसके लिए जो निपुण लोग होते थे, जिनकी नॉलेज अच्छी होती थी अर्थव्यवस्था को लेकर, गिनती अच्छी होती थी, कैलकुलेशन अच्छी होती थी, उनको राजे महाराजे स्पेशली मिनिस्टर अपने बनाते थे, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर बाद में बोला गया। तो एक्चुअली वो कहलाए वैश्य। लेकिन फिर वैश्यों ने क्या सोचा? मेरा बेटा भी वैश्य होगा, एबिलिटी होगी तब तो वैश्य बनेगा ना। और ऐसे ही एक समुदाय, उसको बोला गया शूद्र, जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेवा करने की। क्यों समुदाय सेवा करेगा? लेकिन सारा फोकस, सारा प्रेशर जो है वो ले देकर शूद्र के ऊपर आ गया, क्योंकि सेवा किसी को नहीं करनी थी। अब क्योंकि पुरोहित बोल रहा है कि मेरा बेटा पुरोहित होगा, जो क्षत्रिय है वो बोल रहा है मेरा बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य चाहता है कि मेरा बेटा भी वैश्य हो ताकि शाही खजाना की देखभाल मिले, जितना भी है शाही अंदाज से सारा उसका स्वागत हो। रिजल्टेंट सब अपने बेटे को अपने ही जैसा बनाना चाहते हैं। रिजल्टेंट सारा प्रेशर आया यहां पर, शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। और यहां से सोशल बैलेंसेस बिगड़ने शुरू हो गए। और अल्टीमेटली इसी को आज की डेट में हम क्या बोल रहे हैं? कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, जिसका जन्म इस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। अगला जो हमारा डिफरेंस है ये इकोनॉमिक डिफरेंस है। अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों की इनकम के सोर्सेस घोड़े के रथ हुआ करते थे, कि अगर कोई घोड़ा चलाने वाला है, बढ़िया रथ चला लेता है, तो वो राजा के यहां पर नौकरी करेगा, उसकी आमदनी हो जाया करती थी। कहीं पर किसी को भेजना है, रथ से जा रहा है, ऐसे आमदनी होती थी। या कृषि करके भी आमदनी होती थी। नदी परिवहन, मतलब अगर नदी में नाव चलाने वाला है उसकी इससे आमदनी हो जाती थी। लोगों को नदी से उस पार कराना, उस पार से इस पार लेकर आना, इससे होती थी आमदनी। और पशुपालन करने से।
मतलब सारे आप देख रहे हो बिल्कुल ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं इनकम के। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? कृषि, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी, कारपेंटरी, मेटल वर्क, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन में भी सजावट, यहां पर भव्यता को नया आयाम दिया जाने लगा। यहां पर भव्यता की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। बेसिक सोर्सेस की इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। लोगों को मेटल वर्क चाहिए, लोगों को लेटने के लिए बेड, केवल पलंग नहीं चलेगा, पलंग में नक्काशी हो वो भी चाहिए। दीवारों पर जितनी बढ़िया चित्रकारी उतना भव्य महल। तो आप देख रहे हो भौतिकता यहां पर बढ़ने लगी। इकोनॉमिक डिफरेंसेस में ऋग वैदिक काल जो था, यहां पर बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रथा। अब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? यहां पर कोई करेंसी नहीं चलती थी, कोई पैसे नाम की कोई चीज नहीं होती थी। यहां पर मैंने बोला कि ये किसी को स्टाइलस चाहिए, मैंने मार्केट में जाकर बोला किसी को ये स्टाइलस चाहिए, अगर किसी को ये स्टाइलस चाहिए तो बदले में मुझे 2 किलो दाल चाहिए, 5 किलो चावल चाहिए, कोई दे सकता है? अगर किसी को इस स्टाइलस की जरूरत होगी वो मुझसे ले लेगा, बदले में मुझे अनाज दे देगा। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। मैंने कहा किसी को ये स्टाइलस चाहिए, बदले में मुझे इंक वाला पेन दे दे। आपके पास ये इंक वाला पेन था, आपने कहा हां सर आप ले लो, मैंने आपको स्टाइलस दे दिया। बार्टर सिस्टम, वस्तुओं का आदान प्रदान। जबकि यहां पर क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में सिक्के आने लगे, और सिक्के ऑब्वियस सी बात है, सिक्के लकड़ी के तो होंगे नहीं, सिक्के बने धातुओं के, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इनके सिक्के बने। और जब धातुएं आएंगी तो जाहिर सी बात है लालच आएगा, और लालच आएगा तो होड़ मचेगी, होड़ मचेगी तो अपराध होंगे, और अपराध जब होंगे तो सोशल बैलेंसिंग खत्म होने लगेगी। आज की डेट में इन्हीं सिक्कों और धातुओं की वजह से ही तो चोरी हो रही है ना। आप खुद बताइए, आज की डेट में अगर बार्टर सिस्टम आ जाए तो आप खुद सोचो कितना शांत हो जाएगा माहौल। मुझे तो लगता है आप में से आधे से ज्यादा तो तैयारी छोड़ दोगे। अरे क्या पता मैं भी पढ़ाना छोड़ दूं, बार्टर सिस्टम आज आ जाए तो। क्योंकि बार्टर सिस्टम का मतलब है केवल जीवन यापन के लिए ही आप कर सकते हैं। सबको अपना जीवन यापन करना है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, बस। करेंसी जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो कोई ये सोच ही नहीं पाएगा कि उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है। बैलगाड़ी पे चलना है तो अपनी खुद बना लो अरेंज करके, कहीं मिल तो रही नहीं है, कोई शोरूम तो बैलगाड़ी का है नहीं। जैसे आज की डेट में स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, BMW सबके शोरूम लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं ना, हमें पता है ना कि वो वस्तु इतने सिक्कों में मिलेगी, हमें भव्यता दिख रही है ना, बट यहां पर नहीं है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो यहां पर जगह सिक्कों ने ले ली, और जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ा, अपराध बढ़ा, साम्राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और उनके शाही खजानों को लूटने लगे। प्रारंभिक वैदिक काल जो है इसको ऋग वैदिक काल बोला जाता है, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेद लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में जो सिक्के हुआ करते थे इनको निष्क बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निष्क बोला गया है वैदिक पीरियड में। मतलब 1 निष्क, 2 निष्क, 10 निष्क, कितने भी, किसी भी वस्तु को लेना है तो जैसे मान लो चावल चाहिए तो 2 निष्क दे दो, 1 किलो चावल ले लो, ऐसे करके। अब सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे अर्ली वैदिक पीरियड में? जैसे कि गाय, घोड़ा, भेड़, हाथी, बकरी, इन सब का महत्व हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोग पशुपालन करते थे, लोगों की आजीविका इन पर थी। इवन इतना ही नहीं, लोग जो प्रकृति थी उसकी सेवा करते थे, प्रकृति की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। इस वजह से इनको भी प्राकृतिक ही माना जाता था। लोग ये जानते थे कि ये भी प्रकृति की ही देन है, तो जितने भी जानवर हैं उनको संरक्षित करके रखना है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में इन सब का ऑक्यूपेशन होने लगा, व्यवसाय होने लगा, जिसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते दहेज प्रथा भी चालू हो गई।
और दहेज में 1,000 हाथी कोई गिफ्ट में दे रहा है, कोई 10,000 बकरियां गिफ्ट में दे रहा है। ये सारी चीजें होने लगी, जिसकी वजह से इन पशुओं की इंपॉर्टेंस भी खत्म होने लगी। इवन बलि भी दी जाती थी, जिसकी वजह से और होने लगी इंपॉर्टेंस खत्म। अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, स्पेशली जो सभा और समितियां होती थी वहां पर महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं को यह अनुमति नहीं रही। यह भी इंपॉर्टेंस कम हुई। समाज में भेदभाव थे लेकिन बहुत कम कठोर थे। यहां पर अर्ली वैदिक पीरियड में समाज दो तरीके से बटा हुआ था। एक राजा वर्ग, जहां पर शाही खानदान रह रहा है, और बाकी प्रजा है, जिसकी वजह से राजा को प्रजा से मिलना ही होता था। बिना प्रजा के राजा की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, और बिना राजा के प्रजा का कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे यहां पर। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोगों ने अलग अलग कास्ट में अपने आप को डिवाइड कर लिया, जिसकी वजह से जो वैश्य वर्ग है वो बिल्कुल धन्ना सेठ होता चला गया। जो ब्राह्मण वर्ग है वो अपने ज्ञान का मस्तक पर लेकर शाही खानदानों से अटैच्ड रहे। जो क्षत्रिय वर्ग है वो इस बात पर गुरूर करने लगा कि मेरे हाथ में तलवार है, और जो शूद्र है वो सेवा करता रह गया। अर्ली वैदिक पीरियड में बाल विवाह नहीं हुआ करते थे। यहां पर बाल विवाह को बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। यहां पर जो महिलाएं हैं उनको निपुणता दी जाती थी। आप महाभारत में भी देखेंगे, वहां पर भी आप पाएंगे। महाभारत आप पढ़िए, महाकाव्य, वहां पर आप देखोगे महिलाओं को निपुणता दी जाती है। कौन सी? युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति, सबकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? चाइल्ड मैरिजेस होने लगी। क्यों होने लगी? चाइल्ड मैरिजेस क्यों होने लगी? लड़की के माता पिता ही नहीं चाहते थे कि वो घर पे रहे, क्योंकि सिक्के आ गए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से लालच बढ़ता गया। अगर कोई लड़की है 9 साल की या 10 साल की, और कोई राजा केवल उससे विवाह करना चाहता है उसके शरीर के लिए, तो माता पिता विवाह कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा की तरफ से इतनी धन दौलत मिल जाएगी कि पूछो मत, बाकी सब अच्छे से पल जाएंगे। इस वजह से लड़की का विवाह कर दो, वो बाल विवाह हो जाए। राजा वाली बात तो मैंने बहुत बड़ी कर दी। राजा कितने ही हुआ करते थे। जो जमींदार हुआ करते थे, जो थोड़े वैश्य ठीक ठाक पोजीशन में जो व्यापारी हुआ करते थे, वो ही कर लेते थे इस तरीके के बाल विवाह, और लड़की के माता पिता कर देते थे कि ठीक है, सेठ जी हैं, 2 बोरी सिक्का देंगे, जीवन कट जाएगा उससे। ओके, तो आपने देखा कितने सारे डिफरेंसेस अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ आए हुए। लेटर वैदिक पीरियड में धीमे धीमे करके साम्राज्य जब बनने लगे, तो भारत में उस टाइम पर 16 राज्य बने। आज की डेट में जिनको हम लोग राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, इस टाइम पर वैदिक पीरियड में उन्हीं को क्या बोला गया? महाजनपद बोला गया। कितने बने? 16 महाजनपद बने। कुरु, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, पांचाल, कोसल, वत्स, क्षेति, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वृज्जी और अस्मक। अब इनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इनसे करंट लोकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, या तो इनकी कैपिटल से पूछेगा, और इसमें केवल आपको ही मेहनत करनी है। मैं आपको पीडीएफ में पूरी टेबल दे रहा हूं, इसको एक बार देखना है। 3 से 4 बार जैसे ही आप देख लोगे इसे, अपने आप आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। केवल 16 महाजनपद हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मगध, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग एंशिएंट डायनेस्टीज पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग मगध अंपायर से ही शुरू करेंगे। मतलब आज की डेट में बिहार वाला रीजन जो आप बोल सकते हो। और मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवराज और राजगृह। पहले गिरिवराज रही, फिर बाद में राजगृह हो गई। आज की डेट में पटना वाला रीजन है, पटना और गया वाला, वही बिहार का मेन रीजन है। अंग जो है, इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, इसी को बाद में चंपा नगरी कहा गया, और यह आपका भागलपुर वाले रीजन में पड़ती है बिहार में। इसी तरीके से काशी, इसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है आज। कोसल जो है ये श्रावस्ती है, फैजाबाद, गोंडा ईस्टर्न यूपी वाला क्षेत्र है।
मल्ल जो है इसकी राजधानी कुशीनगर उर्फ पावापुरी हुआ करती थी। ये जो है आज की डेट में उत्तर प्रदेश का वैशाली वाला रीजन है, मतलब दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से इनको एक बार आप देखना है आपको। ये 16 महाजनपद मैंने आपको दे दिया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक दो बार जैसे ही आपने पढ़ा तुरंत रिलेट करने लगोगे कि कौन सा कहां पर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अवंती के बारे में पूछ देता है, बाद में इसी को अवंतिका कहा जाने लगा। ये आज की डेट में करंट लोकेशन एमपी वाली है। ये इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। इसी तरीके से मत्स्य हो गई, इसकी राजधानी विराटनगर, आज की डेट में राजस्थान वाला रीजन है ये। अब वेदों पर आ जाते हैं। वेदों पर दरअसल हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? हमसे वेदों से मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वेद से हमें क्या क्या मिला हुआ है। इंपॉर्टेंटली अगर हमें इतना पता है तो हम आंसर कर ले जाएंगे। चारों वेद से हमें मेनली मिला क्या हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। यहीं पर ऋग्वेद स्पेशली हमें किस बारे में बताता है? मंत्र के बारे में बताता है। जितने भी ये मंत्र हैं या मंत्रोच्चारण हैं उन्हें पढ़ोगे कैसे, ये सब हमें ऋग्वेद से पता लगता है। गायत्री मंत्र वगैरह ये सब ऋग्वेद की ही देन है। सामवेद, एस फॉर सामवेद, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, एस फॉर स्वयंवर, या इसी को शादी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्वयंवर की जो प्रथा है ये हमें सामवेद से मिली हुई है। साथ में संगीत के बारे में भी हमें सामवेद से पता लगता है। तो एस फॉर सामवेद, एस फॉर संगीत और एस फॉर स्वयंवर। म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक चाहे कहीं का भी हो, सोर्स ही उसका सामवेद है। इससे पहले भारत ही नहीं, कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं, दुनिया के इतिहास में किसी का भी या किसी देश का ऐसा इतिहास नहीं है जो ये बता सके कि म्यूजिक ने कहां से जन्म लिया है। केवल हमारा ही इतिहास है जहां पर हम ये बता पाते हैं कि वेदों में सामवेद से म्यूजिक निकल कर आया है। और ध्यान रखिएगा, म्यूजिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चाहे हमारे देश में हम बात करें, सनातन में भक्ति मूवमेंट आया, चाहे इस्लाम की आप बात करो, इस्लाम में सूफी मूवमेंट आया। आज की डेट में इस्लाम हो, वहां पर भी आप देखोगे मज़ारों पर कव्वाली होती है। ये क्या है? ये सूफीज्म की ही तो देन है। और सूफीइज्म या सूफियाना किस पर चल रहा है? म्यूजिक पर ही तो चल रहा है। हमारा जो भक्ति मूवमेंट है उसमें भी क्या चीज निकल के आई? भजन आया ना निकल के। तो ये भजन क्या है? संगीत का ही तो प्रारूप है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद से भी हमें दो चीजें मेन मिली हुई हैं। एक तो गद्य मिला हुआ है और दूसरा पद्य मिला हुआ है। अगर हिंदी में नहीं जानते हैं तो गद्य का मतलब होता है ऐसे राइटिंग, और पद्य का मतलब होता है पोइट्री राइटिंग। ठीक है, तो कविता लिखनी हो या फिर ऐसे की रचना करनी हो, ये सारी रचनाएं कहां से हो पा रही हैं, इसके बारे में पूरा ज्ञान यजुर्वेद में है। इवन यजुर्वेद को दो हिस्सों में विभाजित भी किया गया है, एक जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरा जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब है काला, शुक्ल का मतलब है श्वेत। अथर्ववेद, जिससे हमें आयुर्वेदा के बारे में जानकारी मिलती है, आयुर्वेद के बारे में। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ए फॉर अथर्ववेद, ए फॉर आयुर्वेद। इसके अलावा मैजिकल ट्रिक्स, मैजिकल ट्रिक्स, जादू टोटका टोना, इन सब के कंसेप्ट भी अथर्ववेद में दिए हुए हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद को समझते हैं। यहां पर ऋग का मतलब जानते हैं क्या है? ऋग का मतलब है टू प्रेज, मतलब प्रशंसा करना, स्तुति करना। तो ईश्वर की स्तुति करने के लिए इसका नाम है ऋग्वेद, क्योंकि यह मंत्रों के बारे में बताता है और मंत्र आप पढ़ के ईश्वर को प्रसन्न करते हो, उसकी स्तुति करते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऋग्वेद। यह भजन के संग्रह हैं। अल्टीमेटली ये कई सारे मंडलों में बटे हुए हैं। मंडल 3 कंटेन्स गायत्री मंत्र। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद के अंदर कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। आपका आंसर क्या होगा? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसमें सूर्य देवता सावित्री देवी की प्रशंसा में संकलित किया गया है। मंडल 9 में पुरुष सूक्त नाम की हाइम्स है, जहां से वर्ण व्यवस्था की चर्चा निकलकर आती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये जो वर्ण सिस्टम है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, ये ऋग्वेद में 9वें मंडल में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, ये इसमें कर्म के आधार पर दिया हुआ है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इसको क्या कर दिया, जन्म के आधार पर कन्वर्ट कर दिया गया। यहां पर कर्म के आधार पर होने की वजह से ऋग्वेद में हमें बिल्कुल शांति मिलती है। ऋग्वेद में हमें कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जैसे ही इसको जन्म के नाम पर बांटा गया, तुरंत हमें टेंशन्स देखने को मिली और यह अपने आप में जाति बन गई। ऋषि जो ऋग्वेद के विशेषज्ञ हुआ करते थे, इनको होत्र और होत्री के नाम से जाना जाता था। अगर पुरुष है तो उसे होत्र बोलते थे, अगर महिला है तो उसे होत्री बोलते थे। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, जिन्हें ऋग्वेद की अच्छी नॉलेज थी, अच्छी पकड़ थी, उन्हें क्या बोलते थे? तो होत्र और होत्री के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है सामवेद। अभी मैंने आपको बताया, यह हमें किस बारे में बताता है? स्वयंवर के बारे में बताता है यह हमें। साथ में यह हमें संगीत के बारे में भी बताता है। तो एस फॉर सामवेद, एस फॉर स्वयंवर और एस फॉर संगीत। इसके एक्सपर्ट कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है उद्गात। जो लोग इसके एक्सपर्ट हुआ करते थे उनको उद्गात बोला जाता था सामवेद के। कंपाइलेशन लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। जितना भी भारतीय संगीत है वो सब हमें यहीं से मिलता है। स्पेशली ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वर टेकन फ्रॉम द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। ज्यादातर जो यहां पर संगीत दिया गया है, जिसका कंसेप्ट दिया गया है, वो सब ऋग्वेद के ऋग्वेद के मंत्रों से लिया गया है और उन्हें भजन में कन्वर्ट किया गया है। देन आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद स्पेशली हमें गद्य और पद्य का ध्यान देता है, मतलब ऐसे राइटिंग और पोइट्री वगैरह ये सब यहीं से जन्मी हुई है। इससे पहले ऐसे राइटिंग और पोइट्री नहीं हुआ करती थी। और इसके जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, इन्हें क्या बोला जाता था? अध्वर्यु। क्या बोलते थे? अध्वर्यु, जो कि पोइट्री बनाने में स्पेशलिस्ट थे या ऐसे राइटिंग में स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत होइए। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जो कि कृष्ण कहलाता है, कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो कि कहलाता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब है काला। कृष्ण पक्ष जब आप पढ़ते हो, यह दरअसल इसलिए लिखा गया है जो आपको बताता है आप डार्कनेस से कैसे खुद को बाहर निकालोगे, जबकि शुक्ल पक्ष आपको यह बताता है आप पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ कैसे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद से मेनली हमें 2 चीजों के बारे में पता लगता है। एक तो आयुर्वेद के बारे में पता लगता है और दूसरा हमें, जो कि अपने आप में मेडिसिनल साइंस है, और साथ में हमें मैजिकल ट्रिक्स के बारे में पता लगता है। जादू, टोटका, टोना, यह सब यहीं से निकलकर आया हुआ है। आकर्षण और मंत्र का संग्रह से राहत पाने के लिए जादुई भजन इसमें शामिल है। रोग भारतीय औषधीय विज्ञान यानी आयुर्वेद के बिल्कुल समीप यह माना जाता है। आयुर्वेद के जितने भी कंसेप्ट निकले हुए हैं वो सब अथर्ववेद से ही निकले हुए हैं, और यह पूरे दुनिया में अप्रूव्ड पद्धति है आज की डेट में। इससे पुरानी कोई मेडिसिनल साइंस पद्धति ही नहीं है। इससे पुरानी कोई टेक्नोलॉजी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में। इन 4 वेदों के बाद एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं वेदांग। अब यह वेदांग क्या होता है, इसको आप संधि विच्छेद करके देखिए। वेदांग क्या है? वेदों के अंग, लिम्स ऑफ वेद, वेदों के अंग। अब जाहिर सी बात है, वेदों के अंग अगर हैं तो ये किस में मदद कर रहे हैं? ये आपको वेदों को समझने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यह पेन रखा हुआ है, मेरे हाथ क्या है? ये हाथ है मेरा, ये अंग है मेरा। अगर मुझे वो पेन उठाना है तो ये मेरा अंग ही मदद करेगा। मैंने इसको ऐसे किया और ऐसे करके पेन उठा लिया। मुझे फोन उठाना है, मैंने ऐसे किया, ऐसे फोन उठा लिया। ठीक है, अगर मैं सुन पा रहा हूं आसपास तो अपने कान की वजह से, अगर मैं स्मेल कर पा रहा हूं तो नाक की वजह से। ये सब मेरे लिम्स हैं।
उसी तरीके से अगर आपको वेदों को समझना है तो आपको उससे पहले वेदांगों को समझना होगा। वेद इतने टफ वर्ड्स का यूज करके, या आप बोल सकते हो इतने टफ वर्ड का कंपाइलेशन है जिनको आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पहले वेदांग नहीं समझ लेते। एग्जाम्पल के तौर पर बचपन में याद करिए, आपने काऊ लिखना कैसे शुरू किया था? पता है आपको? नहीं पता? याद करके देखिए, ऐसे सीधे आपने एक दिन में काऊ थोड़ी लिख दिया था। आपको सबसे पहले बताया गया ए बी सी, इनका मतलब क्या है। आपको सबसे पहले लेटर पढ़ाए गए, फिर पढ़ाया गया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसे पढ़ाया गया ना। मतलब पहले लेटर पढ़ाए गए, फिर वर्ड पढ़ाए गए आपको, उसके बाद उन वर्ड्स को जोड़ना पढ़ाया गया, जिसको बोलते हैं ग्रामर। आपने लिखा देयर इज अ काऊ, वहां एक गाय है। ये स्टेटमेंट आपने कैसे बनाया? ग्रामर की वजह से बनाया ना आपने। प्रेजेंट टेंस का आपने ये जो स्टेटमेंट बनाया, ये ग्रामर की वजह से बनाया ना आपने। कैसे आप इतनी अंग्रेजी आज की डेट में जान पा रहे हो? आप अपने हिसाब से वर्ड तो छोड़िए, स्टेटमेंट बना देते हैं वर्डों के कंपाइलेशन से। कैसे? क्योंकि आपने उसकी शिक्षा ग्रहण करी है, आपने अंग्रेजी को अलग से पढ़ा है। सिमिलरली वेदों को समझने के लिए हमें वेदांगों को समझना होता है। ओवरऑल 6 वेदांग हैं। ये किस तरीके से बनाए गए हैं? पहला वेदांग जिसको शिक्षा बोलते हैं, यह आपको क्या बताता है? यह आपको ध्वनि विज्ञान या उच्चारण का विज्ञान देता है। शिक्षा जो वेदांग है, यह आपको बताता है जब आप वेदों को पढ़ेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। जब तक आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे तब तक आपको वो पिच ही नहीं पता लगेगी। सेकंड है कल्प। कल्प वेदांग हमें बताता है अनुष्ठानों के बारे में, संस्कारों के बारे में। मतलब जिन अनुष्ठानों का, जिन रिचुअल्स और सेरेमनीज का उल्लेख वेदों में किया गया है, दरअसल वो हैं क्या। आपको सीधे वहां पर लिखा मिलेगा कि राजा ने वाजपेयी को परफॉर्म किया। अब ये वाजपेयी है क्या? इस रिचुअल में क्या होता था, यह आपको पता लगेगा कल्प नाम के वेदांग से। तीसरा है व्याकरण। अंग्रेजी में इसको ग्रामर बोलते हैं। यह भाषा का व्याकरण आपको बताता है कि वेदों में आप एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कैसे जोड़ोगे, यह सब आपको व्याकरण बताता है। इसी तरीके से चौथा वेदांग है निरुक्त। यह आपको बताता है इटमोलॉजी के बारे में। मतलब जो वर्ड वहां पर दिए गए हैं, जो वेदों में वर्ड्स का यूज किया गया है, वो वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, कहां से जन्मे हैं वो वर्ड, कहां से उत्पत्ति हुई है उनकी। सिमिलरली एक है छंद। छंद हमें बताता है छंद शास्त्र के बारे में, काव्य रचना के नियमों के बारे में, कि आप पोइट्रीज वगैरह कैसे बनाओगे। अगर आपको वेदों में कोई मंत्र लिखा हुआ है तो आप उसे गाओगे कैसे। यजुर्वेद में अगर कोई पोइट्री लिखी हुई है तो आप उसे गाओगे कैसे। और लास्ट में है ज्योतिष, खगोल विज्ञान। आज की डेट में तो पता ही है, ज्योतिष आज तक भी चल रहा है। एस्ट्रोटॉक उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ज्योतिष की नॉलेज आपको लास्ट वेदांग देता है, जिसका नाम ही है ज्योतिष। ये 6 वेदांग हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांग कितने हैं, जल्दबाजी में स्टूडेंट लगा के आ जाते हैं 4। उनको लगता है वेद पूछ रहा था। ध्यान रखना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेदांग एंड वेद। जमीन आसमान का अंतर है। वेदों को समझने के लिए हमें वेदांग पढ़ने होते हैं। इसके बाद एक वर्ड यूज किया गया है उपनिषद। यह उपनिषद क्या है? हमारे वेदों का सबसे आखिरी चरण है उपनिषद। सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो वेदों का सार है उपनिषद, उसकी समरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेदों का उपनिषद। और उसमें भी एक उपनिषद नहीं है, कितने हैं ध्यान रखिएगा, 200 उपनिषद हैं टोटल। और 200 में से आज तक केवल प्रिंट हो पाए हैं 108। और 108 में से भी जो मेजर है, जिसको हम पूरे तरीके से समझ पाए हैं, वो केवल 13 है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना डीप है।
वेदों तक पहुंचना कितना डीप है कि आज तक हम उसे, बहुत सारे वर्ड्स को तो आज तक उसके बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। 200 में से 108 प्रिंट किए हैं और 13 को ही ठीक तरीके से पूरा पूरा समझ पाए हैं। आशीष विश्वकर्मा का कहना है मेरा नाम ले लीजिए। देखिए नाम ले लिया आपका। इनका कहना है सर लव यू, आई लव यू टू। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर का यह बिल्कुल लास्ट फेज है उपनिषद। अधिभौतिक दर्शन शास्त्र से संबंधित है। ओवरऑल जो उपनिषद है ये हमें फिलॉसफी का ज्ञान देते हैं, यह हमें जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, यह हमें बताते हैं कि आप दूसरों का माइंडसेट कैसे समझ पाएंगे, सब कुछ उपनिषद बताते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेदांत। अब ये वेदांत का क्या मतलब है, इसको भी संधि विच्छेद करिए। वेदांत क्यों बोला जा रहा है? वेदों का अंतिम पड़ाव है ये, क्योंकि इस वजह से इनको वेदांत बोला गया है। और वो क्या थे? वो वेदों के अंग हैं, इस वजह से वेदांग उनको बोला गया है। इट कंटेन्स, ये किसके बारे में आपको जानकारी देता है? आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, ये सब कुछ आपको उपनिषद बताते हैं। इसके बारे में सबकी थ्योरी देते हैं, सबके बारे में फिलॉसफी देते हैं। ज्ञान के मार्ग पर ये सबसे ज्यादा बल देते हैं। उपनिषदों में ओवरऑल ये बताया गया है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है। आप चाहे जितनी धन दौलत इकट्ठा कर लें, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, वो धन दौलत किसी काम की ही नहीं है। और अगर आपके पास ज्ञान है, आपकी धन दौलत जितने भी बार चली जाए, आप दोबारा कमा लेंगे। उपनिषद हमेशा नॉलेज पर ही जोर देते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पद के पास बैठना। पद का मतलब चरण, गुरु के चरणों में बैठना। उपनिषद एक तरीके से यही बोलते हैं कि अगर आपको वेदों को समझना है तो आप केवल हमें ही पढ़ लो, आप वेदों को समझ जाओगे। केवल आप उपनिषद ही पढ़ लो तो। प्रमुख उपनिषद जो है, एक तो छंदोग्य है, दूसरा बृहदारण्यक है, कट है, ईश है, प्रश्न है, मुंडक है। ये सब मेन उपनिषद है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडकोपनिषद, जिससे हमें सत्यमेव जयते का कंसेप्ट मिला हुआ है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। यजुर्वेद से हमें एक कंसेप्ट मिला हुआ है। आपने देखा होगा, हम लोग इसको बड़ा प्रमोट करते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, ये कंसेप्ट हमें कहां से मिला है? ये हमें यजुर्वेद से मिला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सत्यमेव जयते का कंसेप्ट हमें उपनिषद से मिला है, और वो भी कौन से उपनिषद से? तो ये मुंडकोपनिषद से मिला हुआ है। यम और नचिकेता का जो संवाद है, ये कठोपनिषद में दिया हुआ है। यम और नचिकेता, यम का मतलब यमराज, नचिकेता या एक बच्चा हुआ करता था। ठीक है, उनकी एक कहानी है, दोनों के बीच में संवाद होता है, आत्मा और परमात्मा को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर। तो वो संवाद इसी में दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में है? तो ध्यान रखिएगा, कठोपनिषद में है। राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित जो सत्यमेव जयते है, ये हमने मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। ओवरऑल कितने हैं ये तो आपने देख ही लिया है। यहां तक क्लियर है? आज की बात यहीं तक रखते हैं। अभी वैदिक पीरियड थोड़ा बचा हुआ है, इसको कल की क्लास में पहले खत्म करेंगे, और उसके बाद कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। ठीक है, तो कल आप देखोगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने जन्म लिया, कौन कौन सी काउंसिल हुई, क्या क्या बोलते हैं जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, आज की बात यहीं तक रखेंगे। आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली होगी, वहां पर जाके उसे अटेंड करिए। सर क्या आपके नोट सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, 100%। एक बात और, अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे अपने अपने स्टेट की पुलिस का या पीसीएस तक का एग्जाम। मैं आपको यहां से एक ही बार में बता रहा हूं, आप चाहे किसी भी एसएससी एग्जाम को देने जा रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टेट पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको इसके अलावा
जीएस के लिए कहीं पर भी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि सिलेक्शन लेने के लिए जीएस में आप आराम से नंबर ठोक के आएंगे। मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, पहले से कहे दे रहा हूं। मेरी यूएसपी ही यही है, मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाऊंगा जहां से आप एग्जाम में नंबर ठोक के आएंगे। क्योंकि आपको इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इनमें पीएचडी नहीं करनी है। अगर पीएचडी करनी हो तो अभी तैयारी छोड़ दो और जाओ किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के अंडर में जाकर बढ़िया से पीएचडी करो किसी एक सब्जेक्ट पे और प्रोफेसर बन जाओ। लेकिन अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए इनमें से किसी में, तो आपको आपके मतलब की ही केवल जीएस पकड़नी है, बाकी छोड़ देनी है। और वो मुझे पता है इतने सालों से, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सिलेक्शन वे का मतलब ही है सिलेक्शन। हमें केवल वही बच्चा चाहिए जो सिलेक्शन देगा। हमें वो बच्चा चाहिए ही नहीं खुद ही कि जिसको इतिहास से बहुत प्यार हो जाए तो इतिहास ही पढ़ता चला जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से इतना प्यार हो गया तो मॉडर्न में ही घुसा हुआ है, अगले दिन तक निकल ही नहीं रहा है। पॉलिटी इतनी बढ़िया लग गई कि 10 दिन तक पॉलिटी पढ़ता रह रहा है। वो बच्चा नहीं चाहिए। प्यार नहीं करना है किसी सब्जेक्ट से, दिल नहीं लगाना है, दिमाग से काम करना है। सबको बराबरी से पढ़ना है। सबका पहले सिलेबस आपको इस फाउंडेशन में खत्म करना है, उसके बाद की कहानी आगे होगी। ठीक है। हाँ, अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे हाथ से अपने प्रॉपर रजिस्टर में तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैंने कल की क्लास में ही बोल दिया था, और एक अलग रजिस्टर बनाइए और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास में उसके क्लास के साथ नोट्स बनाइए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास ही में नोट्स बना लेते हैं मेरे। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लास पहले देखते हैं फिर बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके नोट्स बनाते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिए। ठीक है। ओके। स्टैटिक जीके इस बैच में कवर्ड नहीं है, बट मैं स्टैटिक जीके के लिए कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे स्टैटिक जीके के लिए मेरी बुक है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप वो भी मंगा सकते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। अमेजॉन पे डाल दीजिएगा स्टैटिक जीके बाई वरुण अवस्थी। 81 टॉपिक से ज्यादा मैंने उसमें कवर किए हुए हैं, वो मंगा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। स्टैटिक जीके में फिर आगे पीछे कुछ आपको देखना ही नहीं है। अगर उसके क्वेश्चन भी चाहते हैं तो दोनों ही पतली पतली बुक हैं, दोनों एक साथ भी आप मंगा सकते हैं। 4600 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने दिए हैं। साथ में आपको उसमें यह भी बताया है, यह भी दिखाया है कि कौन कौन से ईयर में किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2025 तक के एग्जाम के लिए अपडेटेड है वो। तो आप दोनों भी कर सकते हैं। अमेजॉन पे जाके सर्च मारिए या फिर मेरे यूट्यूब चैनल वरुण अवस्थी पे जाकर कोई भी शॉर्ट जैसे ही आप खोलेंगे तो शॉर्ट में डायरेक्ट बुक का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, घर पे मंगा लीजिए, काम खत्म। ठीक है, डन है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।